ग्रेफाइट, सेकंड सोडियम, थर्ड है फास्फोरस, और फोर्थ है हीलियम। ग्रेफाइट, सोडियम, फास्फोरस और हीलियम। अब इसमें क्या है कि वो बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है कि इसमें मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है। तो देखिएगा, जैसे मैं पहले सबसे पहले बात करता हूँ ग्रेफाइट की, तो कार्बन है, कार्बन के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है डायमंड और एक होता है ग्रेफाइट। तो दोनों का जो फॉर्मूला है या सिंबल है वो अलग अलग नहीं होता, कार्बन की ही फॉर्म होती है दोनों के दोनों। तो ग्रेफाइट मतलब कार्बन। लेकिन कार्बन के दो फॉर्म ही तो पहले पहले तीसरा फॉर्म है। हाँ, तीसरा फॉर्म है, रेयरली फाउंड है, इस वजह से मैं उसको बोल नहीं रहा हूँ। तो हमने कहा कि जैसे एक फॉर्म है कार्बन का ग्रेफाइट, तो अब आप ये देखो कि वो है तो लेकिन कार्बन ही ना। तो कार्बन जो है 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,4। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ना तो डोनेट करेगा ना इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। तो इसलिए ये किस कैटेगरी में आएगा, नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। तो मेटल सिर्फ और सिर्फ डोनेट करेगा, मेटल कभी भी शेयरिंग नहीं करेगा, मेटल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। आप आंसर देखिएगा, ग्रेफाइट इज एक्चुअली कार्बन एलिमेंट। ग्रेफाइट और कार्बन यूजुअली फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सो ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल। तो हम ये जानते हैं कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल सिर्फ और सिर्फ एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो हमें ये एक प्रॉपर्टी पता है नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की कोई भी एक प्रॉपर्टी हम एलिमेंट को देखते ही बता देंगे ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो आप कोई भी एक प्रॉपर्टी जो आपको ठीक लगे आप वो प्रॉपर्टी लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया कि जो कार्बन है वो कार्बन एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो भी एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। इस वजह से ये जो कार्बन है मतलब ग्रेफाइट, ये एक नॉन मेटल होगा। तो हम ये बोल देंगे कि ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल। फिर बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम जो है, मुझे मालूम है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 का मतलब 2, 8, 1। तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये उस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो सिर्फ मेटल्स ही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट वो कर देगा, इस वजह से वो मेटल है, ये तो मैं जानता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, कोई एक प्रॉपर्टी लिख देनी है मेटल की। तो प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे आप, प्रॉपर्टी में आप सीधा सीधा ये मेंशन करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है उसकी आप ऑक्साइड वाली ही लिख दें। ये जो सोडियम है, सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, और जो मेटल्स हैं मेटल्स ही बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, इस वजह से सोडियम इज अ मेटल। तो आगे देखिएगा सेकंड प्रॉपर्टी में यही लिखा हुआ है, सोडियम फॉर्म्स अ बेसिक ऑक्साइड, सो सोडियम इज अ मेटल। तो सोडियम बेसिक ऑक्साइड बनाता है, तो इसलिए मेटल है। फास्फोरस जो है, फास्फोरस के बारे में अगेन हमें मालूम है, फास्फोरस जो है फास्फोरस नॉन मेटल होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बाहर से एक्सेप्ट करता है, इसलिए नॉन मेटल है। और आप यहाँ पर फिर वो ऑक्साइड वाली प्रॉपर्टी लिख देंगे, यानी कि फास्फोरस फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सो फास्फोरस इज अ नॉन मेटल। तो आप फास्फोरस के बारे में ये पेज नंबर 24 नोट्स में, पेज नंबर 24। तो फास्फोरस जो है, फास्फोरस भी एक नॉन मेटल होता है। अब बात करते हैं हम हीलियम की। तो हीलियम के बारे में ना तो ये कहा जाता है कि ये मेटल है, ठीक, और हीलियम के बारे में ना ये कहा जाता है कि ये नॉन मेटल है। लेकिन फिर भी हम ये देखेंगे कि हीलियम एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा या बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो वो आपको क्या कहना है कि जब भी कभी मैं किसी भी गैस की बात करता हूँ, जैसे हीलियम है, तो हीलियम नोबल गैस की कैटेगरी में आता है। क्यों, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो इसका मतलब ये जितने भी हैं जिनके सारे के सारे जो शेल्स हैं वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली फिल्ड है, तो वो नोबल गैसेस की कैटेगरी में आते हैं। ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स देते ना वो इलेक्ट्रॉन्स लेते। तो ये सब किसकी कैटेगरी में आएंगे, नोबल गैसेस की कैटेगरी में। और जो भी गैसेस होंगी वो मेटल तो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब नॉन मेटल। तो हीलियम जो है, अगेन हीलियम भी आपका एक नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा।
तो आप लिखेंगे हीलियम इज अ गैस सो इट इज अ नॉन मेटल, ठीक है। बीइंग एन इनर्ट गैस हीलियम डज नॉट फॉर्म एन ऑक्साइड। तो वो एक इनर्ट गैस है, जब इनर्ट गैस है तो वो किसी भी तरीके का ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाएगा। हीलियम एक नोबल गैस है, नोबल गैस को इनर्ट गैस भी बोल देते हैं, और गैस जो है वो मेटल नहीं होती, गैस तो नॉन मेटल ही होती है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बता दें, बता दीजिए भाई सभी को क्लियर है? वंश, पारस, जैना, अंशुल, आयुष्मान, अपूर्व, चले आगे, अगर समझ गए तो बताओ। अरे सभी को क्लियर है भाई? माइक काम कर रहे हैं सबके? सर हाँ जी। पेंटाक्लोराइड पेंटाक्लोराइड का मतलब ये है कि जिसका भी जैसे PCl5, PCl5 का मतलब क्या है कि इसकी वैलेंसी 5 है, बस इतना। पेंटाक्लोराइड का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हम CCl4 बोल देते हैं, CCl4, तो इसको बोलेंगे फिर टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसलिए सर क्लोराइड भी सर कार्बन की तरह सेल्फ कॉम्बिनेशन वाला था ना? क्लोराइड जो है, हाँ, कोवलेंट बॉन्डिंग है। अगला क्वेश्चन देखें, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड व्हिच डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बोल रहे हैं कि एन एलिमेंट, उस एलिमेंट को मैंने मान लिया X, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, एक एलिमेंट है X जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद में इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड व्हिच डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड ऑफ X, यहाँ लिख दो ऑक्साइड ऑफ X, जो ऑक्साइड बनेगा X का वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व कर जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl में डिसॉल्व कर जाता है। तो HCl क्या है? HCl हो गया एक एसिड, और इट डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द ऑक्साइड formed also turns a solution of red litmus to blue। तो ये जो ऑक्साइड बना है ये क्या करेगा? ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सा ऑक्साइड है? बेसिक। अच्छा, बेसिक ऑक्साइड। और हमेशा मेटल्स जो है, मेटल्स ही बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। सर ये जो भी बेस हो गए ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है ना? हाँ, क्योंकि सर इक्वल हो गए तो फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा। हम ये कहेंगे कि ये एक बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि रेड लिटमस को ब्लू में भी कन्वर्ट करता है। वो बोल रहे हैं इज द एलिमेंट अ मेटल और नॉन मेटल। तो हम समझ गए कि बेसिक ऑक्साइड बनाने वाला तो मेटल ही होता है। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है X ये एक मेटल होगा। दूसरा वो पूछ रहे हैं एक्सप्लेन योर आंसर। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, हियर द ऑक्साइड ऑफ गिवन एलिमेंट डिसॉल्व्स इन एन एसिड देयरफॉर द ऑक्साइड मस्ट बी बेसिक इन नेचर। वो एक एसिड में डिसॉल्व हो जाता है। तो एसिड में कौन सी चीज़ डिसॉल्व होती है? एसिड में बेस ही तो डिसॉल्व होगा। देयरफॉर द ऑक्साइड मस्ट बी बेसिक इन नेचर। उसके बाद है मोरोवर सिंस द ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। वो जो ऑक्साइड है वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। दिस ऑल्सो कन्फर्म्स दैट द ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो यहाँ से भी ये कन्फर्म हो जाता है कि ये जो ऑक्साइड है इट इज़ बेसिक इन नेचर। एंड बेसिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाई मेटल्स, सो द एलिमेंट इन दिस केस इज अ मेटल। तो इस वजह से ये मेटल ही होगा, ठीक। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 25 पर। पेज नंबर 25 पर अगला एग्जांपल देखिएगा, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यील्ड अ बेसिक ऑक्साइड। इनमें से कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 25 पर जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, वो बोल रहे हैं सल्फर, फॉस्फोरस, कैल्शियम और सिलिकॉन, ठीक है। सल्फर, फॉस्फोरस, कैल्शियम और सिलिकॉन। तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कैल्शियम मेटल है इनमें से, ठीक है। सल्फर, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सिलिकॉन ये जितने भी हैं, इसमें कैल्शियम को छोड़कर बाकी जितने भी हैं सारे के सारे नॉन मेटल हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि इनमें से बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएगा। तो जो मेटल है, मेटल ही तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक। तो जैसे यहाँ पर हमने कहा था कि X एक मेटल है, तो मेटल ही तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, तो कैल्शियम होगा यहाँ पर। वी नो दैट ओनली मेटल्स गिव बेसिक ऑक्साइड्स एंड आउट ऑफ दीज गिवन एलिमेंट्स ओनली कैल्शियम इज अ मेटल।
सो ओनली कैल्शियम विल गिव अ बेसिक ऑक्साइड। तो हम ये जानते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं सिर्फ वही बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और इन एलिमेंट्स में सिर्फ कैल्शियम ही हमारे पास एक अकेला मेटल है, तो कैल्शियम इज द आंसर। उसके बाद अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। तो अगले जो एलिमेंट्स हैं, दोबारा यही एलिमेंट्स दे रखे हैं, सल्फर, फॉस्फोरस, अब कैल्शियम में देकर सोडियम दिया है, सोडियम और सिलिकॉन। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो एसिड्स में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कौन कर सकता है? एक बेस ही तो कर सकता है, सोडियम। एक बेस ही तो कर सकता है एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस। तो हम ये कहेंगे, वी नो दैट only metals displace hydrogen from acids to form salts, and out of these given elements only sodium is a metal, so only sodium will displace hydrogen from acids to form salts। ऐसा क्यों? आप ये देखिए, जो हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज करी थी उसमें ये था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। तो उसमें हमने ये देखा था, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन मान लो हम H2SO4 के साथ करा रहे हैं, सोडियम का रिएक्शन H2SO4 के साथ करा रहे हैं, तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है 1+, और इसी तरह से जो हाइड्रोजन है इसकी वैलेंसी 1+ और SO4 की वैलेंसी 2-, ये होता है। तो आप ये देखिए, ये सोडियम इस हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम इस हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा देगा, ठीक है ना। एक मेटल ही तो मेटल को डिस्प्लेस कराएगा ना, तो सोडियम इसको डिस्प्लेस करा के और क्या बना देगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, भाई क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन सभी को? बोलिए। यस सर। सर आपने Yes, sir. पेपर चेक किया? कौन सा वाला? अभी बस करा है बस शुरुआत। मैं आपको, आज मंडे है ना, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेडनेसडे तक दे दूँगा, और वो AP का टेस्ट कब? फ्राइडे को। फ्राइडे को। हाँ, मैंने कल क्लास नहीं करी थी क्या? नहीं करी? सर आपने बोला थर्सडे और फ्राइडे को। अरे मैं इनसे पूछ रहा हूँ, कल क्लास अटेंड नहीं करी थी क्या? नहीं करी थी ना। मैंने कल ही बता दिया था सभी बच्चों को कि फ्राइडे को टेस्ट है AP का, ठीक है। उससे पहले मैं आपको दे दूँगा वेडनेसडे या थर्सडे तक, ठीक है। सर मेरे भी एग्जाम से फ्राइडे या फिर थर्सडे? बेटा फ्राइडे को, थर्सडे तो मैं बोल रहा हूँ थर्सडे तक आपके जो साइंस की शीट्स हैं वो चेक करके दे दूंगा, और फ्राइडे को आपका AP का टेस्ट है, ठीक है। सर हाँ, सर मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं डेली में। कोई बात नहीं, आप बता देना मेरे को, आप बता देना। अगर 18 का पढ़ रहा है ना फ्राइडे, 18 का पढ़ रहा है, 19 को दे देना। अगर 18 को एग्जाम है तो 19 को दे देना, AP का ही ले रहा हूँ बस टेस्ट, ठीक है। हाँ 92। देख लीजिए। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यूष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas by inverting a test tube over the burning sulfur. प्रत्यूष took sulfur powder on a spatula and heated it. वो एक स्पैटुला पर एक सल्फर पाउडर को लेता है और उसको गर्म करना शुरू करता है। He collected the gas by inverting a test tube over the burning sulfur. By inverting a test tube over the burning sulfur. तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक जगह सल्फर है और वो बर्न कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर सल्फर पड़ा हुआ है और ये बर्न कर रहा है, नीचे फ्लेम है, ठीक है। तो ये फ्लेम है, इसको मैं बोलूँगा बर्निंग सल्फर। तो उसने क्या करा, उसने एक टेस्ट ट्यूब लगा दी उल्टी करके, यहाँ पर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब यहाँ पर लगा दी, ताकि सल्फर के जलने पर जो भी गैस प्रोड्यूस हो वो सारी की सारी गैस जो है वो उसमें टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी हो जाए, कोई भी इधर उधर ना निकले गैस, ठीक है। तो उसने क्या करा कि उसके ऊपर ही इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख दी। हम मैं जानता हूँ कि सल्फर का जलने का मतलब क्या है, या किसी भी चीज़ के जलने का मतलब क्या है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाना। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अगर होता है और कोई चीज़ जलती है तो वो उसका क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। तो जो गैस बनी वो क्या बनी, सल्फर डाइऑक्साइड। भाई सल्फर का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो गैस कौन सी बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। तो उसमें गैस इकट्ठी हो गई सल्फर डाइऑक्साइड में। उसके बाद वो बोल रहे हैं ही कलेक्टेड द गैस बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर। फिर ये पार्ट है,
व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर? इस गैस ये जो गैस बनी है, इस गैस का ड्राई लिटमस पेपर पर क्या एक्शन होगा? हम ये कहेंगे कुछ भी नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस जो है वो एक एसिडिक गैस होती है, ठीक है। तो इसका क्या है कि ड्राई लिटमस पेपर पर किसी तरीके का कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी तब तक शो नहीं करता जब तक वाटर की प्रेजेंस ना हो। तो ड्राई लिटमस पेपर का मतलब क्या है कि उसमें किसी भी तरीके का वाटर कंटेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं सेकंड है मॉइस्ट लिटमस पेपर। तो आप इसका सॉल्यूशन में देखिए, व्हेन सल्फर इज बर्न्ट इन एयर देन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म। पहली चीज़ तो ये होगी। फिर फर्स्ट पार्ट है इसका, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हैज़ नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक एसिडिक गैस है, वो ड्राई लिटमस पेपर पर अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी। सेकंड देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगी, ठीक। उसके बाद बी पार्ट देखिए, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन S+O2 गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन तो आप बता ही सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर है, S+O2 गिव्स SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर आयंस पर। और एक बार जो बच्चे ऑनलाइन हैं, जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं, उनको तो अभी मैं ऐसे ही ऑलरेडी बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। और जो ऑफलाइन वाले हैं उनके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ सिलेबस। सिलेबस एक बार देख लीजिए कि हमको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अब करना क्या है। हाँ जी, आप सभी बच्चे देखिए, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ जी, दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। ठीक है। अब इसमें ये देखिएगा कि मैं एक पोर्शन हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला जो है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दिखाई दे रहा है। सिर्फ मैंने हाईलाइट कर रखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें देखिएगा कि पहला जो टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, वो लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, उन पर क्वेश्चंस वो हमने देख ली हैं। क्वेश्चंस जो मैंने नोट्स में इंक्लूड कर रखे हैं वो NCERT प्लस लखमीर सिंह के क्वेश्चंस हैं, तो वो हमने कर लिए हैं। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में ही, वो है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको मेटल्स की याद करनी है, वो हम पहले वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो अब मैं नेक्स्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड्स करूँगा। और जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं ना, पेज, उसमें टोटल 53 पेजेस हैं। तो उसमें जो भी चीज़ कटनी होगी, जो आपको नहीं करनी होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हमको आयंस वाला पोर्शन करना है। आयंस में मुझे कोवलेंट आयंस ना करके सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स वाला पोर्शन करना है। तो फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, फिर है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, और फिर है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ठीक। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। अब फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स ये करते हैं। मैं ये पेज हटा रहा हूँ जो शेयर कर रखा है, इसको हटा रहा हूँ। सर आयनिक बॉन्ड करना है आयन से? दोनों चीज़ें भी बताता हूँ। जब आयनिक बॉन्ड है ना, तो आयनिक बॉन्ड करने से पहले आयंस करना जरूरी है। मुझे ये पता चल जाए कि कैटायन क्या है और एनायन क्या है, और उन आयंस के, कैटायंस और एनायंस के इंटरचेंज से ही आयनिक कंपाउंड बनते हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन जो अभी आदित्य है, ये आदित्य कौन सा आदित्य है, शुक्ला है या मोहपात्रा है? मेरी आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन आदित्य शुक्ला। अच्छा ठीक है।
चलिए जी, अब जरा देखिएगा आयंस। आयंस पर हम आते हैं और ये इसकी जो मतलब इसका जो आइडिया है ना, आयंस का आइडिया, पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन क्या होता है, इसका आइडिया थोड़ा बहुत आपको होगा ही। मैं दोबारा बताता हूँ। एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। हम जानते हैं दो तरीके के आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन। फिर है अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं। अ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। अगर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी एटम डोनेट कर देता है तो कैटायन बनता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर सोडियम की बात करी जा रही है यहाँ पर, तो सोडियम में क्या हो गया कि जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, मैं आयंस वाला पोर्शन कर रहा हूँ और इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कैटायन का। एग्जांपल सोडियम। तो सोडियम जो है Na है और Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8 और 1। तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जब इसका एटॉमिक नंबर इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है। इसी तरह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें वो भी 11 ही है। लेकिन क्या है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब कितने रह गए, इसमें 10 रह गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो प्रोटॉन्स है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से एक ज़्यादा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, देयरफॉर वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1+। तो कितना ज़्यादा है इससे, एक ज़्यादा है, तो 1+। तो जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, जिसका भी आयन पॉजिटिव बना, वो पॉजिटिव आयन कैसे बना, क्योंकि उसके पास अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट कर दिए। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसमें पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी ना, प्रोटॉन्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए उसको कैटायन बोलते हैं। तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1+, और सोडियम आयन को हम बोलेंगे, सोडियम आयन इज Na के ऊपर 1+ लिख दो, या सिर्फ प्लस भी लिख दोगे तो भी चलेगा, सिर्फ प्लस भी लिख दोगे तो भी चलेगा। उसके बाद दूसरा है नेगेटिवली चार्ज आयन। नेगेटिवली चार्ज आयन को हम एनायन बोल देते हैं। तो एनायन जो है, एनायन का एग्जांपल देखिए, एनायन का एग्जांपल ले लिया क्लोरीन। तो क्लोरीन में आप देखिए एग्जांपल है क्लोरीन। 17। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 और 7। तो ऑब्वियसली इसका जो थर्ड शेल है, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में ये चाहेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इसको गेन करना पड़ेगा, बाहर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 17। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो है वो भी 17 ही थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 ही थे, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया। तो 17 + 1, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव के कंपैरिजन में नेगेटिव चार्ज अब एक ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 माइनस इसकी वैलेंसी। और इसको लिखेंगे कैसे, क्लोराइड आयन Cl- बोलो या Cl1- बोलो, एक ही बात है, ठीक। इसके बाद देखिएगा, ये हुआ हमारा क्लोराइड आयन। फिर फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस और कैटायंस, ये यही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है नेक्स्ट पेज पर।
फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन के सोडियम आयन में पहला वाला जो शेल है, मैं पेज नंबर 27 पर हूँ, कि पहला वाला जो शेल है, पहले वाले शेल पर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एनर्जी कंसिडरेशंस की वजह से वो 7 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से गेन नहीं कर पाएगा, तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो जब वो डोनेट करेगा तो दैट्स वाई दैट इज़ अ कैटायन। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आगे पेज पर लिखी हुई है। ये कहानी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ जाइए इसको। ठीक है, क्योंकि आपको बस वैलेंसीज याद होनी चाहिए। वो बनेगा कैसे वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो 10th लेवल पर पूछा नहीं जाता है। आप आइए नेक्स्ट पेज नंबर 28 पर। कुछ चीज़ गिरी है ऊपर से, उसकी आवाज़ है। फॉर्मेशन ऑफ अ पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम आयन जो है सेल्स के नाम क्या होते हैं? शेल KLMN, फर्स्ट शेल K, सेकंड L, फिर M, फिर N। अब उसके बाद देखिएगा कि वही चीज़ इन्होंने नेक्स्ट पेज पर पोटेशियम आयन के बारे में समझाइए कि पोटेशियम आयन फर्स्ट सेल में 2 जो ट्रिपलेट्स बोलते हैं, तो बाकी में ऑक्टेट, 8 है ना, तो ऑक्टेट। और ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन है। पोटेशियम आयन वही है कि भाई इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है। तो पोटेशियम के केस में 2, 8, 8 और 1, तो आउटर मोस्ट शेल 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो उसका 1 प्लस हो गया। ऐसे ही जब मैं मैग्नीशियम की बात करूँगा तो उसका एटॉमिक नंबर 12 है। 12 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2, 8 और 2, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी भी कितनी हो गई? 2 प्लस हो गई। इस तरह से जब ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है कि भाई उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 12 हैं, उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके पास 10 रह गए। तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में 2 ज़्यादा हैं, तो इसलिए 2 प्लस। वो करने की ज़रूरत नहीं। समझ गए आप सभी बच्चे? बताइए। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। अब आप आ जाइए पेज नंबर 29 पर। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम आयन है, इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन है। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन नीचे लिखा हुआ है पेज नंबर 29 पर। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, इसमें 5 मोस्ट कॉमन जो मेटल है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इन सब का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। वो एक टेबल बना रखी है, वो समझाता हूँ मैं आपको। बस 1 मिनट रुकिए, आ रहा हूँ अभी।
चलिए जी, इसके बाद देखते हैं जो एक ये टेबल दे रखी है ना, ये टेबल देखते हैं ज़रा, पेज नंबर 29 पर। तो टेबल में क्या है देखिए, मेटल एलिमेंट, फिर सिंबल, मेटल एलिमेंट, सिंबल, फिर एटॉमिक नंबर, मेटल एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर है नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो। फिर है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बाद में लास्ट में है आयन फॉर्म्ड। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मेटल में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, फिर इनके सिंबल देखिए, सोडियम का सिंबल Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। इसके बाद सबके एटॉमिक नंबर देखिए, तो एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 19 और 20, वैसे ही 14, 11, 12, 13, फिर 19 और 20। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब K शेल, L शेल, M शेल और N शेल, क्या क्या आएगा इसमें, 2, 8 और 1। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो 2, 8 और 2 12 हो गया, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 8, 1 और 2, 8, 8, 2। अब नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें देखिए आउटरमोस्ट शेल में 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, फिर इसमें 1 और इसमें 2, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जो भी आउटरमोस्ट शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने डॉट बना दीजिए आप उसके सिंबल के बाहर। जैसे सबसे पहला है सोडियम, सोडियम का सिंबल है Na, तो Na के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो Na के बाहर 1 डॉट लगा दो, बस ये लगा दिया। मैग्नीशियम में आउटरमोस्ट में 2 हैं, तो उसके बाहर 2 डॉट लगा दो, Mg के बाहर 2 डॉट, एल्यूमिनियम के बाहर 3 डॉट, 1, 2, 3, एल्यूमिनियम के बाहर 3 डॉट, पोटेशियम इसके बाद 1 डॉट, कैल्शियम के बाहर 2 डॉट। ठीक है, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और आयन फॉर्म्ड का मतलब क्या है कि भाई आउटर मोस्ट शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
ये ऐसे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है आसानी से डोनेट कर देगा, दो हैं डोनेट कर देगा, तीन है तो तीन भी डोनेट कर देगा। तो सोडियम का आयन क्या बनेगा Na1+, मैग्नीशियम का बनेगा Mg2+, एल्यूमिनियम का बनेगा Al3+, पोटेशियम का बनेगा K1+, और कैल्शियम का बनेगा Ca2+। जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, जैसे एक हुआ, दो हुआ और तीन हुआ, तो ये तीन तक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसानी से डोनेट कर दिए जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पर शेयरिंग होती है, ठीक है ना। तो 1 2 3 वाले ही जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 होंगे एलिमेंट्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, वही आपके मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे, और जो मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे वही कैटायन बनाते हैं। इसके बाद आप आइए पेज नंबर 30 पर। पेज नंबर 30 पर है फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस और एनायंस। तो ये सारी चीज़ें वो समझा रखी हैं कि भाई जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है वही एनायन होता है। और वो एनायन क्यों होता है, क्योंकि जब वो एक्सेप्ट करता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो चीज़ है। आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, तो ये क्लोराइड आयन वाला वही है तरीका जो मैंने अभी एनायन में आपको बताया भी था। कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है आउटर मोस्ट में 8 बनाने के लिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट कर देता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की गेन करता है। तो ये गेन करेगा तो 288 हो जाएगा ना। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से क्लोराइड आयन को हम बोलेंगे Cl- या Cl1-, जैसा भी चाहो। 1- भी बोल सकते हैं या सिर्फ माइनस भी बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड आयन। फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, तो जैसे ये क्लोराइड आयन था, बता देना बेटा ये क्लोराइड आयन में, या आगे मैं फ्लोराइड आयन बता रहा हूँ तो इसमें कहीं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो नहीं है। मुझे लगता है शायद इतना क्लियर होगा आपको। यस सर। क्लियर है ना। Yes, sir. ऐसे ही फ्लोराइड आयन की जब हम बात करेंगे तो फ्लोराइड आयन में क्या होगा देखिए, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 2,7 2,7। तो ये क्या करेगा, इसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 बनाने के लिए बाहर से एक एक्सेप्ट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो भी, जितने इलेक्ट्रॉन जो भी एक्सेप्ट कर रहा है वही उसका जो है वैलेंसी हो गई। तो माइनस में हो जाती है वो वैलेंसी। तो फ्लोरीन का भी F- या फिर F1-। ठीक, तो ये आपका फ्लोराइड आयन बन गया इस तरह से। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 31 पर। पेज नंबर 31 पर है फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन कैसे होगा, ऑक्साइड आयन में मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर होता है 8, है ना। तो 8 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे, तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वही उसकी वैलेंसी हो जाती है नेगेटिव में। ठीक, अगला देखिएगा इसी तरह से अगला देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड आयन। मैं पेज नंबर 31 पर हूँ। फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड आयन। सल्फर जो होता है, सल्फर की 16 होता है एटॉमिक नंबर। 16 एटॉमिक नंबर है, तो 2, 8 और 6, 2, 8 और 6। और इसके बाद आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से गेन कर लेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतनी ही इसकी वैलेंसी है। S2-। तो ये सल्फाइड आयन बन गया। फिर है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। 7 का मतलब 2,5। तो बाहर से ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से ले लेगा। तो ये कितना हो गया, N3-।
फिर है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फाइड आयन. फॉस्फाइड आयन अगेन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन से नाइट्राइड आयन बनता है, ऐसे ही फॉस्फोरस से फॉस्फाइड आयन बनेगा. तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर बताइए. सर 4 नहीं 4 से 15. कितना होता है फॉस्फोरस का? सर 4 आने चाहिए और 15 ना, 15 होता है. और 15 का मतलब 2, 8 और 5, 2, 8 और 5. ठीक है, तो 15 हो गया टोटल. अब आउटर मोस्ट में इसको 8 बनाने, 8 बनाने के लिए क्या करेगा, बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. सर हम लोग अगर सर कभी कभी 4 भी हो जाती है किसी सर फॉस्फोरस की कभी 4 भी ना 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 4 नहीं होती फॉस्फोरस की, कभी कभी बैलेंसिंग 5 भी होती है. वो हमको नहीं करना, वो अपने सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं करना है. चलिए जी, तो 3 इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए बाहर से, तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही उसकी वैलेंसी. तो P 3 माइनस वही उसकी वैलेंसी होगी. तो ये एनायन बन गया. इसी तरीके से ये पेज नंबर 31 पर थे. फिर आप आ जाइए पेज नंबर 32 पर. 32 पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इनका दिखाया गया है. जैसे ये टेबल बनाई थी हमने मेटल एलिमेंट्स की, ऐसी नॉन मेटल एलिमेंट्स की बना हुआ टेबल. ये मिटा रहा हूँ. non-metal elements. Non-metal elements. Non-metal elements में ये इधर लिख दिया non-metal elements. फिर आप लिखें सिंबल एटॉमिक नंबर. सिंबल एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर नंबर ऑफ outermost electrons, नंबर ऑफ outermost electrons. और फिर लास्ट में है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लास्ट में लिख दीजिए आयन फॉर्म. अब नॉन मेटल एलिमेंट्स देखिएगा लाइन से क्या क्या है. नॉन मेटल एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन. सिंबल फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन. एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का बोलो 9, क्लोरीन का 17, ऑक्सीजन का 8, सल्फर का बोलो 16, नाइट्रोजन का 7. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 7, 2, 8, 7, 17 का, 8 का 2, 6, 16 का 2, 8, 6, 7 का 2, 5. नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 7, 7, 6, 6, 5. 7, 7, 6, 6, 5. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फ्लोरीन है,
फ्लोरीन है तो आउटर मोस्ट में 7 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन ऑक्सीजन में 6 है 1 2 3 4 5 6 सल्फर सल्फर में भी 6 है 1 2 3 4 5 6 और नाइट्रोजन में 5 है 1 2 3 4 और 5 ये हो गया आयन फॉर्म इसमें आउटर मोस्ट में 7 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट करेगा तो फ्लोरीन का क्या हो गया 1 माइनस क्लोरीन का भी 1 माइनस ऑक्सीजन बाहर से 2 एक्सेप्ट करेगा 2 माइनस सल्फर भी बाहर से 2 एक्सेप्ट करेगा 2 माइनस और नाइट्रोजन बाहर से 3 एक्सेप्ट करेगा तो 3 माइनस ठीक है इतना करिए अगला टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इसमें आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड है बेहद आसान है आयनिक बॉन्ड कोवलेंट सिलेबस से हट गया है कोवलेंट नहीं करना है सिर्फ आयनिक करना है ठीक है आज इतना ही करता हूँ बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे Thank you, sir. ओके Good evening, sir. गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग